एक तो पता नहीं हम गरीबों की किस्मत क्यों नहीं बदलती। यहाँ भी हर चीज़ के लिए तरसते रहो और शादी के बाद भी कमबख्त ज़रूरतों के रोने रोते रहो। मैंने जब माँ के मुंह से ये सुना था कि मेरे लिए एक परचून वाले का रिश्ता आया है, मैं अपने कमरे में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी। हाथ में पकड़ी मैगज़ीन को एक तरफ रखा। पता नहीं ये हीरो जैसे लड़के हमारे इंडिया के गरीब घरानों की लड़कियों के हिस्से में क्यों नहीं आते हैं। मैंने बेदिली से सोचा कि माँ की आवाज़ सुनाई दी थी, आरती जल्दी से रसोई में आओ। वो लोग शाम 6 बजे पहुँच जाएंगे। चाय के साथ आलू के कटलेट्स बनाने हैं, उसकी तैयारी अभी से रखनी है। मैं बेमन से उठकर किचन में चली गई। शाम के लिए कुछ चीज़ें रेडी की और साथ साथ अपनी किस्मत को भी कोसने लगी। इससे पहले आने वाला रिश्ता एक धोबी का था और अब परचून वाले का। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन और कंपनी वालों को हम जैसी खूबसूरत और आम सी लड़कियां क्यों नज़र नहीं आती। कोई हीरो जैसा पड़ोसी हमारे घर के पास क्यों नहीं रहता। यहाँ तो बस आवारा नकारा लड़के कबूतरबाजी करते या पतंगे उड़ाते छत पर मंडलाते नज़र आते हैं। हाय आरती, काश कि कोई विदेश से कानपुर की इस गरीब से इलाके में गलती से आ जाए और उसकी नज़र मुझ पर पड़ जाए और मैं उसे अच्छी लगने लगूं। लेकिन बहरहाल हमारे लिए तो धोबी और परचून वाले ही रह गए हैं। यही सब सोचकर मैं अपना जी जलाते हुए कमरे में आई। वही एक कॉटन का कढ़ाई वाला सूट निकाला जो हर बार रिश्ता देखने वालों के लिए मैं पहनती थी। उसे दोबारा से पानी लगाकर अच्छी तरह से प्रेस किया और पहन लिया और हर बार की तरह काजल आंखों में लगाया था। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी इस परचून वाले से हो, इसलिए जब वो लोग मुझे देखने आए तो उसकी माँ के सामने बस चुपचाप बैठ गई। मेरी माँ जब नाश्ते का सामान लेने किचन में गई तो मैंने अपनी दोनों आंखें टेढ़ी कर लीं। सामने बैठे लड़के की माँ बराबर बैठी हुई औरत से कहने लगी, अरे देखो, मुझे तो लड़की भेंगी लग रही है। जैसे रिश्ते कराने वाली मौसी ने मेरी तरफ देखा तो मैंने आंखें बिल्कुल ठीक कर ली। वो कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल जो शक मैंने उस औरत की आंखों में डालना था वो मैं डाल चुकी थी। कुछ ही देर बाद वो उठकर चली गई। जो मैं चाहती थी, रिश्ते से साफ मना हो गया था। मैंने चैन की सांस ली और अपने दोस्त को अपनी ये कहानी सुनाने लगी। वो ये सुनकर हंस हंस कर दोहरी हो गई थी। मेरे पड़ोस में ही रहती थी। कहने लगी, अगर तुम चाहती हो ना तुम्हारी शादी किसी धोबी और परचून वाले से ना हो तो बेटा फिर खुद ही कोशिश करो। मैंने कहा, क्या करूं, कहाँ चली जाऊं। वो कहने लगी, नहीं, फेसबुक पर एक ऐसे नौजवान से दोस्ती करो जो विदेश में रहता हो, जो बिल्कुल हीरो जैसा दिखता हो। मैंने कहा, फेसबुक पर दिखने वाले कौन से सच्चे होते हैं, सब झूठी फ़ोटो लगाए रहते हैं। अरे आजकल ज़्यादा लड़के अपनी ही तस्वीरें लगाते हैं, तुम ट्राई तो करके देखो। मैंने सोचा कि कर ही लेने में कोई बुराई भी नहीं है। मैंने मोबाइल उठाया और फेसबुक पर लड़कों को देखने लगी। एक से एक हैंडसम और खूबसूरत लड़के थे। अब ये सब लोग झूठे तो नहीं हो सकते। मैंने जाकर उनके फेसबुक पर उनकी लगी हुई तस्वीर पर कमेंट्स करना शुरू कर दिया। इनमें से एक लड़के का मैसेज मुझे आया। काफ़ी हैंडसम लड़का था। उसने मैसेंजर से मुझे हेलो का मैसेज किया। मैंने भी उसे जवाब देना शुरू कर दिया। इसी तरह बातों का सिलसिला चल निकला। बातों बातों में मुझे पता चल चुका था कि उसका संबंध जर्मनी से है और वो फ़ोटो भी उसी की ही है। वो जर्मन भाषा में भी बोल पाता था। मैंने फेसबुक आईडी पर अपनी जो फ़ोटो लगाई थी वो एक बहुत सुंदर लड़की की फ़ोटो लगाई थी और उसे यही कहा था कि मैं यही लड़की हूँ, लेकिन इंडियन हूँ। इस तरह से हमारी बातों का सिलसिला आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे उस लड़के की इच्छाएं बढ़ने लगी। कहने लगा कि मैं अपनी कोई फ़ोटो भेजूं। मैं उसी लड़की की फ़ोटो को कुछ एडिट करके भेज देती। वो फ़ोटो भी मैंने सोशल मीडिया से ली थी, लेकिन उसे एडिट करके रियल फ़ोटो से काफ़ी हद तक बदल दिया था। लेकिन एक बार मेरी जान उस टाइम निकली जब उसने कहा कि वो मुझसे वीडियो कॉल पर बात करना चाहता है। मैंने कहा, ना बाबा ना, हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं होता। वो कहने लगा कि मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस हो चुका हूँ, तुमसे शादी तक का सोच चुका हूँ। ये सुनकर मैं बड़ी खुश हुई कि एक बार अगर वो मेरे प्यार में सचमुच पागल हो गया तो ज़रूर मेरे लिए इंडिया भी आ जाएगा और फिर तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि मैंने सुना था कि प्यार अंधा होता है, एक बार अगर किसी से हो जाए तो फिर उसकी शक्ल सूरत मायने नहीं रखती। मैं एक आम सी शक्ल सूरत की लड़की थी, बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी और ना ही अमीर थी, लेकिन इन दिनों में हवाओं में उड़ रही थी। एक हसीन सपना अपनी आंखों में सजा रही थी। जब भी मैं नॉवेल में हीरो हीरोइन का कोई सीन पढ़ती तो उसी लड़के के बारे में सोचने लग जाती। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मैं नॉवेल लवर थी। मुझे खूबसूरत हैंडसम सूटेड बूटेड किस्म के नौजवान बहुत अच्छे लगते थे, बिल्कुल नॉवेल के हीरो जैसे। लेकिन बुरा हो मेरी किस्मत का, पिताजी के दोस्त थे जिनका बेटा अपनी नौकरी के चक्कर में कानपुर आया था। रहता तो वो दिल्ली में था और दिल्ली के भी ऐसे ही गरीब इलाके में।
दिल्ली की जिस कंपनी में वो नौकरी करता था उसकी एक फैक्ट्री कानपुर में भी थी, इसलिए उन्होंने उसे कानपुर भेज दिया। सारी परेशानी उसके रहने की थी, जो कि मेरी माँ ने मिनटों में हल कर दी कि छत पर एक कमरा बिल्कुल खाली है, वो उसको किराए पर उसे दे देंगी, वहीं पर मोहन को सेट कर दिया जाएगा। जब मैंने ये सुना तो मैंने बुरा सा मुंह बनाया था और माँ से भी कहा कि भला ये कोई बात है, हर इंसान की अपनी कोई प्राइवेसी होती है। मुंह उठा के अंकल ने अपना बेटा हमारे घर भेज दिया। मेरी माँ कहने लगी, तुम तो चुप रहो, तुम जानती हो ना अपने पिताजी को, अपने दोस्त और उनके बच्चों को कितना मानते हैं। एक तो जैसा इसका नाम मोहन था, पुराने ज़माने टाइप का, वैसे उसका हुलिया भी था। एकदम देहाती किस्म का, भारी भरकम शरीर का मालिक था और धोती कुर्ता बड़े शौक से पहनता था। शक्ल सूरत भी ऐसी ही थी, मामूली सी, और कंपनी भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, मामूली सी थी, ज़रूर सैलरी भी अच्छी नहीं थी। मोहन को देखकर मैंने बस नमस्ते किया था। फिर माँ ने भी मुझसे कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है इसके साथ ठट्टे लगाने की या फ्री होने की। मैंने कहा, शक्ल देखी है आपने इसकी, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी इससे बात भी करूं। माँ कहती थी कि मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारा कहीं रिश्ता तय हो जाए, क्योंकि तुम्हारी आंटी की नज़र तुम पर है। मैंने कहा, अम्मा मैं मरकर भी कभी मोहन के बच्चे से शादी नहीं करूँगी। नाम देखा है इसका, ऐसा लगता है 10 बच्चों का बाप हो। ये भी कोई नाम है? अरे नाम तो जहाँ माँ नाम तो राज होता है, अक्षय होता है, अभिषेक होता है। मैंने नावल के हीरोज़ के नाम गिनवाने शुरू किए। मेरी माँ हैरत से मुझे घूरे जा रही थी, कहने लगी, कमबख्त, इतने लड़कों के नाम तुझे कैसे पता है? मैंने कहा, थोड़ा सा किचन से बाहर निकल कर कुछ ना कुछ पढ़ भी लिया करिए, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे कैसे नौजवान माँ ने बेटे पैदा किए हैं। मेरी माँ समझ गई थी, इसलिए एक ज़ोरदार मुक्का मेरी कमर पर मारा। कहने लगी, कमबख्त, ऐसे बच्चे माँ नहीं पैदा करती है तो लिखने वाले अपने ख्यालों की दुनिया का एक कोई नमूना बनाकर लिख देते हैं, और तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की उनके पीछे पागल हो जाती है। अरे हम जैसी माएँ ऐसे ही बच्चे पैदा करती हैं, जिनकी नाक मोटी होती है, रंग पक्का होता है और शक्ल भी कोई ख़ास नहीं होती। कमबख्त, किसी इंसान के बच्चे का हुलिया बता, कभी तूने देखा है ऐसे लोगों को? मैंने कहा, हाँ ना माँ, सपनों में रोज़ देखती हूँ। माँ मुझे डांट देती थी। यूँ तो उस लड़के में कोई ख़ास खूबी भी नहीं थी, लेकिन अक्कड़ उसमें ऐसी थी कि जैसे पता नहीं कहाँ का राजकुमार हो। खैर, जर्मनी वाले लड़के का नाम करण था। मोहन को सुबह का नाश्ता भी हमारे घर पर ही करना था, इसलिए मैंने नाश्ता करके टेबल पर रख दिया। वो नाश्ता देखकर कहने लगा कि मैं इतना हैवी नाश्ता नहीं करता अंकल, बस मेरे लिए एक ब्रेड जैम ही मंगवा लिया करें। मैंने सोचा, नखरे तो ऐसे दिखा रहा है कि जैसे किसी कंपनी में ऑफिसर लगा हो। मेरे पिताजी तो अपने दोस्त के बेटे पर दिलो जान से फिदा थे। अगले ही दिन जैम और ब्रेड भी ले आए। मैं रात को रोज़ करण से बात करने लगी थी। एक बार मैंने उससे कहा कि वो मुझे अपने कमरे की पिक भेजे। उसके शानदार कमरे की तस्वीर देखकर तो मैं अपनी आंखें झपकना ही भूल गई थी। एक बार उसने अपने घर के बाहर बने लॉन की फ़ोटो भेजी, फिर जर्मनी के अलग अलग जगहों की फ़ोटोज़ भी भेजने लगा। कई रेस्टोरेंट की फ़ोटोज़ भी भेजता था, जहाँ वो बैठकर अक्सर खाना खा रहा होता या कॉफ़ी पी रहा होता। कई बार वो मुझसे अपने प्यार का इजहार भी कर चुका था। एक बार मैंने उसे पूछा कि वो मेरी खातिर इंडिया आ सकता है, तो मेरी इस बात पर वो चुप सा हो गया। कहने लगा, तुम मेरे बारे में तो बहुत कुछ जान गई हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। मैं नहीं चाहती थी कि उसे ये लगे कि मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, इसलिए मैं एक बार अपने पिताजी के साथ अपनी अमीर दोस्त के घर चली गई। वहाँ अपनी कुछ फ़ोटोज़ उसके कमरे और लॉन में क्लिक की, लेकिन उसमें मेरे कमर तक झूलते बाल मैंने दिखाए थे, अपना चेहरा नहीं दिखाया था। मेरे लंबे घने बाल देखकर तो मुझ पर फिदा होने लगा था। करण मुझसे कहने लगा, मुझे लंबे बालों से प्यार है। अब तो मुझे तुम्हें देखने का और भी जोश बढ़ चुका है। मैं चाहती थी कि उसे अपना चेहरा दिखाए बिना बस इसे अपनी अदाएँ दिखा कर अपने प्यार के जाल में इस कदर पागल कर दूं कि वो मुझसे शादी को तैयार हो जाए, ताकि मैं जर्मनी चली जाऊं। जब से उसने मेरे लंबे बालों वाली फ़ोटो देखी थी, वो बार बार मुझसे वीडियो कॉल की ज़िद करने लगा था। कहता था, मैं तुम्हारे इश्क में पागल होने लगा हूँ। और उसकी इस तरह की बातें सुनकर मैं सपनों में जर्मनी में ख़ुद को करण के साथ घूमते फिरते देखने लगी थी। उसकी बातों में अब बेताबियाँ सी शुरू हो चुकी थी, जो मेरा भी चैन चुराने लगी थी। इन्हीं दिनों मोहन की माँ, जिन्हें मैं आंटी कहती थी, वो भी दिल्ली से आ गईं। उनके पति का देहांत हो चुका था, इसलिए मेरे पिताजी अपनी भाभी की बहुत इज्जत और प्यार करते थे। आंटी जब से आई थी, मैं नोट कर रही थी कि वो सब बहन भाइयों में मुझ पर कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखा रही थी, जो मेरी समझ से बाहर थी। इन्हीं दिनों मेरा और रिश्ता आ गया। मैं बहुत परेशान थी। उस टाइम पहली बार मैंने रोते हुए करण से कहा कि वो जल्दी इंडिया आ जाए और मेरा हाथ मांग ले। ये ना हो कि मेरा बाप मेरा रिश्ता किसी और से कर दे। करण यही जानता था कि मैं बहुत अमीर बाप की इकलौती बेटी हूँ, और जो मेरी दोस्त का बंगला है, जहाँ मैंने वो अपनी फ़ोटोज़ खींची थी, वो मेरा है।
वो कहने लगा कि तुम किसी भी तरह से ये रिश्ता रोको, मैं कोशिश करके जल्द ही इंडिया आता हूँ। लेकिन मैं उसे सच भी बताना चाहती थी, लेकिन अभी नहीं। जब वो इंडिया पहुंचकर मुझसे कांटेक्ट करता तभी मैं उसे सच्चाई बता देती। और मुझे यकीन था कि जिस तरह से वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम आने वाला रिश्ता था। और इस बार तो वो लड़का कपड़े का बिजनेस करता था, बाकी आने वाले रिश्तों से काफ़ी अच्छा था। इन दिनों अगर मुझे कोई अपना हमदर्द लग रहा था तो वो आंटी थीं। शायद मेरे आने वाले रिश्ते पर वो भी खुश नहीं थीं। वो क्यों खुश नहीं थीं ये जानने की मैंने कोशिश ही नहीं की, और जाकर आंटी से कह दिया कि वो मेरे माँ बाप को समझाएं कि मुझे रिश्ता स्वीकार नहीं। वो लोग बिल्कुल अनजान हैं, हमें क्या पता वो लोग कैसे हैं कैसे नहीं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तुम बिल्कुल 100% ठीक कह रही हो, लेकिन ये तुम्हारी माँ है ना, एक नंबर की बेवकूफ़ है। तुम मुझे अपनी मर्ज़ी बताओ, तुम अनजान लोगों में शादी करना चाहती हो कि नहीं। मुझे तो उस टाइम आने वाले रिश्ते को टालना था, इसलिए मैंने कह दिया नहीं, मुझे अनजान लोगों में शादी नहीं करनी। तो वो कहने लगी, बस ठीक है, रात को मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तब ये बात तुम भाई के सामने कह देना। फिर मैं देखती हूँ कि सुलोचना कैसे तुम्हारी शादी अनजान लोगों में करती है। बहरहाल मैं संतुष्ट हो गई कि चलो वक्ती तौर पर जान छूटी। रात को मेरी छोटी बहन मुझे बुलाने आई कि पिताजी आपको ड्राइंग रूम में बुला रहे हैं। मैं चली गई वहाँ। आंटी माँ पिताजी सब बैठे थे। जब आंटी ने मुझसे कहा कि बताओ आरती, क्या तुम अनजान लोगों में शादी करना चाहती हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। पिताजी कहने लगे कि ठीक है, फिर है फैसला हो गया, इसी रविवार हम आरती और मोहन की शादी कर देंगे। वैसे इसकी नौकरी यहाँ पक्की हो चुकी है और तुम लोग कल तक अपने किराए के घर में शिफ्ट भी हो जाओगे। दहेज तुम लोगों को चाहिए नहीं तो फिर की देर किस बात की। ये सुनकर मेरे होश उड़े थे। मेरी माँ माथे पर बल डाले मुझे गुस्से गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी, और मैं तो जितना भी हैरान होती उतना ही कम था। भला ये मोहन बीच में कहाँ से अटपका था। उस टाइम तो मेरा दिमाग साए साए करने लगा। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन कुछ देर बाद ही मेरी माँ कमरे में आई। कहने लगी, शर्म नहीं आई तुम्हें सबके सामने बकवास करते हुए। वैसे तो मुझे तेरी आंटी एक आँख नहीं भाती, और तुमने अपने बाप के सामने मुझे झूठा कर दिया। मैंने कहा, माँ मैंने ये कब कहा कि मुझे आंटी के बेटे से शादी करनी है। माँ कहने लगी, वही तुम्हारा रिश्ता मोहन के लिए मांग रही थी, लेकिन मैंने कहा कि आरती अनजान लोगों में शादी करना चाहती है, लेकिन तुमने फट से इनकार कर दिया। अच्छा खासा रिश्ता तुमने हाथ से निकाल दिया, अब करो तैयारी अपनी आंटी के घर जाने की। माँ ये कहकर गुस्से से कमरे से बाहर चली गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस बात का ये नतीजा भी निकल सकता है। 7 दिन में मेरे बाप ने मेरी शादी और विदाई दोनों ही करवा दी थी। मैं बहुत परेशान थी। ये बात मैं करण से भी नहीं कह सकती थी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। आंटी ने अपने किराए का घर हमारे ही मोहल्ले में लिया था। छोटा सा घर था, शायद मेरी किस्मत में छोटा सा घर ही लिखा था। मेरी सारी कोशिशें बेकार जा चुकी थी। मैं दुल्हन बनी उस छोटे से कमरे में बैठी थी जिसमें सजावट की हुई थी। मामूली सा फर्नीचर पड़ा हुआ था। क्या कुछ सपने नहीं देखे थे मैंने। मुझे बार बार करण का ख्याल आ रहा था। वो मोहब्बत करता था मुझसे और मेरी खातिर इंडिया भी आने को तैयार था। मेरी तो हर चली हुई चाल उल्टी मुझ पर पड़ गई थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो मोहन कमरे में आया। वो भी काफ़ी चुप था। उसके आने पर मेरा दिल बेचैन था। मैं सिमट कर बैठ गई। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मेरे सामने आकर बैठ गया। कहने लगा, ये सब कुछ बहुत अचानक और जल्दी जल्दी हुआ है। मैं अभी ऐसी किसी भी शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मेरी माँ को पता नहीं किस बात की जल्दी थी। मैं खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। वो कहने लगा, मैं एक मामूली सा इंसान हूँ। ये प्यार मोहब्बत की बातें मुझे करनी नहीं आती, और ये भी तुम अच्छी तरह समझ लो कि तुम सिर्फ माँ की पसंद हो। मोहब्बत मुझे तुमसे नहीं है और ना ही मुझसे। ऐसी कोई उम्मीदें बांधना। फिर उसने एक ठंडी सांस भरी। कहने लगा, बहरहाल शादी तो हो ही गई है। फिर उसने जेब में से एक मखमली डिबिया निकाली और सोने की अंगूठी निकालकर मुझे पहना दी। कहने लगा, मैंने तुम्हारे लिए कभी ऐसी फीलिंग्स नहीं रखी थी, इसलिए समझ नहीं आ रहा कि तुमसे बात क्या करूं। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि इससे क्या कहूं और क्या ना कहूं। बहरहाल वो ना तो मेरे सपनों का राजकुमार था, बल्कि एक मामूली सा इंसान था, लेकिन मेरा पति बन चुका था। मैं उसे उसके अधिकार के लिए मना नहीं कर सकती थी। उसने अपना हक मुझसे ज़रूर वसूल किया था, लेकिन हमारे बीच कोई ऐसी खूबसूरत बात या याद नहीं थी। पता नहीं क्यों, लेकिन सुबह मुझे बड़ा रोना आ रहा था। मैंने मोबाइल उठाया तो करण के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। तुम कहाँ हो, कल से बात नहीं की। मैं उसे क्या बताती कि मेरे साथ क्या कुछ हो चुका है। उसके मैसेजेस पढ़कर मैंने बस आंसू बहाए थे। मेरा पति तो नहा धोकर कपड़े बदल के कमरे से बाहर जा चुका था, जैसे सिर्फ एक रस्म निभाना उसके लिए ज़रूरी था।
मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मोबाइल ऑफ किया, अपने आंसू साफ किए, अपनी शादी के सूटों में से एक सूट निकाला और नहा धोकर कपड़े पहनकर बाहर आ गई। आंटी ने नाश्ते में बहुत सा सामान मंगवा कर रखा था। 5 दिन बीत चुके थे हमारी शादी को, लेकिन हमारे बीच कोई भी अच्छी याद न थी। ना तो मोहन मेरी तारीफ़ करता था, ना ही कभी बेताबी बेकरारी दिखाई थी। जितना मैं रोमांटिक किस्म की लड़की थी वो तो बिल्कुल भी नहीं था। अपने ऑफिस जाता, वापस आकर खाना खाता, फिर कमरे में चला जाता। मैं घर के सारे काम करके जब कमरे में आती तो वो अपने लैपटॉप पर अपने काम में बिज़ी होता। मैं आकर उसके पास बैठ जाती। मैं चाहती थी कि मैं करण को भूल जाऊं। मुझे मोहन से इतनी मोहब्बत मिले कि करण बस एक याद बनकर रह जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसलिए मैंने करण से बात करनी शुरू कर दी। उसे ये नहीं बताया कि मेरी शादी हो चुकी है। हमारे बीच पहले जैसी बात होने लगी। जिस तरह से वो अपनी बेताबियों का जिक्र मुझसे करता था, अपने प्यार का इजहार करता था, मेरी तारीफ़ें करता था, मैं इसी से अपने दिल को तसल्ली देने लगी। ऐसी बातें औरत को हमेशा पाप और नुकसान का ही रास्ता दिखाती हैं, लेकिन जब पति से ये सब कुछ ना मिले तो अक्सर औरतें इसी चीज़ की इच्छा में पाप पुण्य सब कुछ भूल जाती हैं। मैं बस वो 1 घंटा ज़िंदगी जीती थी जब मेरी करण के साथ मैसेंजर पर बात होती थी। एक बार तो मेरे होश उड़ गए जब उसने कहा कि वो इंडिया वापस आ गया है। करण को मैंने अपना नाम एक फर्जी सा बताया था। वो कहने लगा, नताशा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं बहुत रोई थी। पहले तो दिल चाहा कि उसे सच बता दूँ, लेकिन फिर सोचा कि ये मेरी ज़िंदगी की इकलौती खुशी है जो मुझसे छीन जाएगी। मोहन को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं था, वो बस अपने आप में रहता था। मैंने उससे कहा कि हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है करण कि मैं तुमसे मिलने आ सकूं। वो कहने लगा, मैं तुम्हें देखने के लिए पागल हो रहा हूँ, बस मैं कुछ नहीं जानता। उसने मुझे अपने होटल का नाम बताया जहाँ वो रुका था। कह रहा था कि उसके नीचे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी है, तुम वहाँ आ जाना। हालांकि आंटी के घर में कोई ज़्यादा रोक टोक ना थी, मैं अपनी सहेली के घर भी चली जाती थी। आंटी ने कभी टोका नहीं था, लेकिन मेरी अंतरात्मा इस बात की मुझे अनुमति नहीं दे रही थी। शायद मेरी अंतरात्मा मुझे इस काम से रोक रही थी, लेकिन मैं मोहब्बत के हाथों अपने आप को बेबस और मजबूर समझ रही थी। कभी कभी सोचती थी कि अगर मोहन भी मुझसे ऐसे ही प्यार का इजहार करता तो शायद मैं कभी ये कदम उठाने के बारे में ना सोचती। लेकिन फिर ये भी सोच रही थी कि करण ने मुझे देखा भी तो नहीं है, हो सकता है कि मुझे देखते ही मना कर दे। उसने तो सिर्फ मेरे लंबे और घने खूबसूरत बाल देखे थे और दीवाना हो गया था। अब मैं इन बातों को सोच रही थी जब मुझे मोहन के झगड़ा करने की आवाज़ें आने लगीं। मैं कमरे से बाहर आई तो मोहन आंटी के कमरे में था। कह रहा था कि क्या मिला आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके? आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। माँ, मुझे आरती एक आँख नहीं अच्छी लगती। मैं उसके साथ सिर्फ ज़बरदस्ती का रिश्ता निभा रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मुझे उसी से शादी कर लेने दीजिए, लेकिन आपकी धमकियों की वजह से मुझे मजबूरन ये शादी करनी पड़ी, जो मुझे अपने गले का फंदा लग रही है। माँ, आपने अच्छा नहीं किया। मैं आरती के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मोहन की बात ने तो जैसे मुझे हैरान सा करके रख दिया था। इसका मतलब वो किसी और से प्यार करता था और मैं किसी और से, और हमें एक ज़बरदस्ती के बंधन में बांध दिया गया था जो कि गलत था। मोहन मना कर देता तो मेरे साथ भी ऐसा ना होता। करण मेरे लिए जर्मनी छोड़कर इंडिया आ चुका था, मेरा इंतज़ार कर रहा था। जितनी मोहब्बत वो मुझसे करता था, शायद कि वो मेरे चेहरे और आम शक्ल सूरत को अहमियत ना देता, मुझे अपना लेता। लेकिन मोहन ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। शायद करण ये बात बर्दाश्त ना करता कि मैं किसी की पत्नी बन चुकी हूँ। मैं उससे मुलाकात कर भी लेती तो क्या कहती। मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी जब अचानक से दरवाज़ा खुला। मोहन मुझे देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर अपनी नज़र चुराकर कमरे में चला गया। मैं आंटी के कमरे में आ गई। मैंने कहा, आंटी, अगर मोहन की मर्ज़ी नहीं थी तो फिर आपने क्यों ये रिश्ता किया? मुझे इस तरह रोता देखकर आंटी शर्मिंदा सी हुई थी। रिश्ता कहने लगी कि तुम हमारे घर की बच्ची हो, मैं कैसे तुम्हें छोड़कर किसी अजनबी को ले आती। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मोहन शादी के बाद ऐसी बात भी करेगा। देखो, तुम इसका ख्याल रखो, इससे प्यार भरी बातें किया करो, इसका ध्यान अपनी तरफ करवाओ। मर्द ऐसा ही होता है, शादी से पहले इनके बहुत से चक्कर होते हैं, लेकिन पत्नी सिर्फ अपनी अहमियत जताए तो बाकी सारी बातें धुंधली रह जाती हैं। मैं क्या कह सकती थी? वो कौन सा मेरी पसंद और मेरी मोहब्बत था, और मैं क्यों उसके सामने खुद को गिरा देती? मैं वापस अपने कमरे में आ गई। वो मोबाइल पर किसी को मैसेज कर रहा था। मुझे देखकर उसने अपना मोबाइल साइड पर रख दिया। मैंने कहा, अगर आप किसी और से प्यार करते थे तो मना क्यों नहीं किया? वो कहने लगा, उस समय मुझे समझ नहीं आया, मैं मना नहीं कर पाया क्योंकि माँ का बीपी शूट कर गया था। मैंने कहा, तो फिर मेरे साथ रिश्ता क्यों बनाया? शादी की रात ही कह देते। वो कहने लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता था, तुमसे शादी की थी
तो रिश्ता भी कायम करना था। देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे सारे अधिकार भी पूरे करूंगा, लेकिन मुझे दूसरी शादी की अनुमति दे दो। मैंने कहा अगर यही बात मैं आपसे कहूँ, मेरा यह कहना था कि उसका चेहरा लाल हुआ था, लेकिन मुझे थप्पड़ नहीं मार सकता था। कहने लगा तुम होश में तो हो? मैंने कहा हाँ हाँ मैं होश में हूँ ना। आप मेरे साथ खुश हैं ना? ना ही मैं आपके साथ। हम एक ज़बरदस्ती का रिश्ता निभा रहे हैं। आप मुझे आज़ाद कर दीजिए और जिससे चाहे शादी कर लीजिए। वो कहने लगा ऐसा नहीं होता, मैं अगर तुम्हें डाइवोर्स दूंगा तो मेरी माँ मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगी, और फिर माँ का बीपी शूट हो जाए या इन्हें कुछ हो गया तो मैं चाह कर भी कुछ तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा लेकिन मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जहाँ ना आप खुश हैं और ना ही मैं। वो कहने लगा मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, उसके प्यार में पागल हूँ, इसलिए बिना उसे शादी किए मैं रह नहीं सकता। मेरी बात समझो। मैंने कहा अगर यही बात मैं आपसे कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? उसकी आंखों में फिर से गुस्सा उतरने लगा था। कहने लगा देखो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा लेकिन ये सच है, मैं भी आपसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अगर आंटी रिश्ता ना मांगती और मेरे पिताजी हाँ ना करते तो ज़रूर वो लड़का मेरे लिए रिश्ता लेकर आता। अगर आपको अपनी मोहब्बत प्यारी है तो मुझे भी अपनी मोहब्बत प्यारी है। हम ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। वो कहने लगा तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें अपना चुका हूँ, क्या तुम्हारा आशिक तुम्हें इस हाल में स्वीकार कर सकता है? मैंने कहा अगर उसका प्यार सच्चा होगा तो कर लेगा। वो कहने लगा पहले जाओ जाके उससे पूछ लो। मैंने कहा अगर वो मान गया तो? वो कहने लगा फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने अगले दिन करण को मैसेज कर दिया था। उसने मुझसे कहा था कि मैं रेस्टोरेंट की टेबल नंबर 5 पर जाकर बैठ जाऊं, वो मेरे लिए रिज़र्व करवा कर रखेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं फ़िक्स टाइम पर उस टेबल पर जाकर बैठ चुकी थी। पता नहीं मैं उसे अच्छी लगूंगी कि नहीं। उसे मेरे लंबे बालों से इश्क था, इसलिए मैं अपने बाल खोल कर आई थी। तैयार भी बहुत हुई थी, दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। प्रार्थना कर रही थी कि वो मुझे पसंद कर ले। मैं अचानक से चौंक पड़ी जब मुझे पीछे से हेलो की आवाज़ आई। शायद वो मेरे पीछे से ही आ रहा था। मेरा दिल तो धड़कना भूल गया था। एक एक कदम बढ़ाता हुआ जैसे ही वो मेरे सामने बैठा, मेरे होश उड़कर रह गए थे। मेरे क्या उसके भी होश उड़कर रह गए थे। कई बातें थी जो मैं सोच कर आई थी कि इससे ये कहूँगी, वो कहूँगी, ऐसे कहूँगी, वैसे कहूँगी, ये कहूँगी, वो कहूँगी, लेकिन सारे शब्द गड़बड़ हो चुके थे। उसकी भी ऐसी ही हालत थी। हम एक दूसरे से नज़रें मिलाते और चुराते रहे। कुछ देर चुप्पी रही, फिर वो कहने लगा तुम नताशा हो? मेरी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। मैंने कहा हाँ। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उसने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। मैं सिसकियों से रोने लगी। अब मैंने अपने हाथ उसके सामने जोड़ दिए, क्योंकि करण कोई और नहीं बल्कि मोहन ही था, जिसने फेसबुक पर एक फ़ेक आईडी ही बनाई हुई थी। वैसे मैंने भी फेक फ़ोटो लगाई थी। मोहब्बत हमने इनडायरेक्टली एक दूसरे से की थी। वो कहने लगा कि जो कुछ हुआ हो चुका है उसे भूल जाओ, हम जिंदगी को नए तरीके से शुरू करते हैं। जितनी गलती मेरी थी उतनी ही तुम्हारी भी थी, इसलिए इन गलतियों को दोहराने के बजाय हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं जिसमें प्यार सब कुछ हो। मैंने भी मोहन की बात पर सर में हाँ में हिला दिया और उसके साथ ही घर वापस चली गई। मैं अब भी नावल पढ़ती हूँ, लेकिन तस्वीर में किसी भी हीरो को अपना क्रश नहीं बनाती, क्योंकि सारी परेशानी वहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।